नमस्कार मित्रों। उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच से मैं आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज से हम एक नया कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच से, जिसका हमने शीर्षक रखा है अपनों से अपनों की बातें। यानी हमारे बीच में ऐसे दंपति होंगे जो एक ही कार्य में जुटे हैं। जैसे कि अगर कोई रंगमंच में है या सिनेमा में कार्यरत है, तो उस दंपति को हम इस मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिनसे हम उनसे बातचीत करेंगे, उनके जीवन के बारे में, उनके कार्य के बारे में, और साथ में जो उनका दाम्पत्य जीवन में है और एक दूसरे का जो उनका साथ है, उस तरह से उनकी बातें करेंगे और किस तरह से एक दूसरे का सहयोग करते हैं और किस तरह से वो उस कार्य में एक दूसरे का हाथ जुटाते और साथ देते हैं। आज मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आज हम भोपाल चलते हैं और भोपाल से हम इस नए कार्यक्रम में, ये जो नई श्रृंखला हम आरंभ कर रहे हैं, अपनों से अपनों की बातें, इस मंच पर हम अब थोड़ी देर में हम भोपाल से जोड़ेंगे सुपरिचित सिनेमा और रंगमंच के वरिष्ठ कलाकार श्री राजीव वर्मा और उनकी धर्मपत्नी सुश्री रीता वर्मा जी को। थोड़ी देर में हम उनको यहाँ पर इस मंच पर, जो आपको एक साथ बैठे हुए मिलेंगे, उनसे हम फिर एक अंतरंग बातचीत, अंतरंग वार्ता शुरू करेंगे। आइए सबसे पहले हम आज के जो विशेष अतिथि है हमारे इस कार्यक्रम में, राजीव वर्मा जी और रीता वर्मा जी, उनको इस मंच के साथ जोड़ देते हैं। प्रणाम करता हूं राजीव जी। नमस्कार। नमस्कार रीता जी, नमस्कार। नमस्कार रीता जी, बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्ते नमस्ते, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है 2 सालों बाद मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। 2 साल पहले जब मैं भोपाल आया था आपके पास, बहुत आदर सत्कार किया आपने और बहुत अच्छी चाय भी पिलाई थी आपने। तो बहुत अच्छा, मुझे याद है आप बाहर जो आपका लॉन है उस पे बैठे थे और जो आपका वेटिंग रूम है उसमें आपका किसी नाटक का रिहर्सल चल रहा था उस समय, और आप उस रिहर्सल में व्यस्त थे और मैडम भी बैठी थी, आप भी थे, और फिर हमने अंतरंग बातें भी शुरू कर दी उस समय। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज देखिए, ये जो श्रृंखला में आरंभ कर रहा हूँ उसका पहला कार्यक्रम है। अब इस बीच में हमारे कई मित्र जुड़ने शुरू हो गए। निशा चंद्रा जी अहमदाबाद से जुड़ गई, अरुण कुमार पासवान जी हमारे आकाशवाणी के मित्र हैं, वे यही दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। संतोष रैना जी हमारे परिवार से जुड़ गई, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं मित्रों को बताना चाहूंगा, जैसे कि आपके नाम से कौन परिचित नहीं है, आपको देखते ही उनकी आपकी फिल्में याद आ रही होंगी और आपने जो फिल्मों में धूम मचाई उन दिनों, आपका क्या काम बढ़िया चल रहा था। और रीता जी का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं इस मंच पर। राजीव जी, आप ने शुरू में आपने अलग दिशा ली थी अपनी शिक्षा दीक्षा में, तो ये रंगमंच की तरफ और सिनेमा की तरफ आना कैसे हुआ? और उसके बाद हम रीता जी से पूछेंगे कि इनसे आपका कैसे परिचय हुआ और किस तरह से आपकी ये जीवन गाथा और जीवन पथ शुरू हुआ, आरंभ हुआ। देखिए, उस समय जब मैं स्कूल में था तो थिएटर या रंगमंच जो है वो तो एक शौक हुआ करता था, हिस्सा एक, तो इतना ज्यादा होता भी नहीं था। अब जैसे मैं बताऊं आपको, गांव की रामलीला, गांव में हमारा पास में ही गांव है, शहर के पास, तो रामलीला जो होती थी, तो रामलीला में उस वक्त छोटे बच्चे थे तो छोटे मोटे किरदार हमको दे दिए करते थे, जैसे वानर सेना है, और कभी कभी वो थोड़े से बड़े हो गए तो वो सीता स्वयंवर में राजा बना दिए,
तार वाली मूछें लगा कर, तो इस तरीके करते रहते थे। कोई ऐसा वो नहीं था कि ये प्रोफेशन कभी होगा। ये तो मेरे ख्याल में हमारे भारतीय परंपरा में ये है। और स्कूलों में भी जो एनुअल फंक्शन वगैरह होता है तो उसमें छोटे मोटे किरदार करना और गणेश उत्सव पे कुछ करना चलता रहा। इवन पढ़ाई के वक्त, कॉलेज के वक्त, इवन नौकरी के समय भी हमारा ये शौक थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा परिपक्व हो गया, और इस तरीके से ये चलता रहा। तो प्रोफेशन और उसका कोई रिलेशन नहीं था, और सीरियसली उसको कभी लिया भी नहीं। और असल में थिएटर का क्या मकसद है, क्या वो सामाजिक सरोकार है, ये तो बहुत बाद में जाकर हमको समझ में आया। और मैं समझता हूं कि वो समझ में आने के बाद हम उस प्रकार का ही नाटक अब करते हैं और आनंद आता है, लोगों से जुड़ते हैं। तो इस तरीके से शुरू हुआ है। प्रोफेशन तो मेरा अलग ही था, आर्किटेक्चर और प्लानिंग, जैसा कि आपको पता ही होगा। जी जी जी। बाकी रीता जी से मित्रता कैसे हुई, ये तो थिएटर से ही हुई है, वैसे ये बताएंगे। नहीं, वो तो मैं रीता जी से ही जानूंगा। अच्छा अच्छा, पहले ये जी जी। बताइए कि आपके परिवार में कुछ ऐसा बैकग्राउंड था क्या, नाटकों का या सिनेमा का, कुछ ऐसा था क्या? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं रहा। हमारे हमारे पिताजी जो थे वो बड़े गांव में, चूंकि वो एडवोकेट थे, वो शहर में वकालत करते थे, तो उनका ये सामाजिक जो कार्यक्रम होते रहते हैं होली पर और दशहरे पे, दशहरे के पहले, उसमें बड़ा योगदान रहता था। तो उनके प्रोत्साहन भी रहता था गांव वालों के लिए। तो ऐसा कभी परफॉर्म करने का स्टेज पर या भाग लेने का किसी किसी का रहा नहीं, मुझे लगता कोई नहीं था, कि मैं ही था मेरे ख्याल में ये तो निकल गया है। फिर ये मतलब स्वतः आपके यहाँ इस तरह का मतलब कुछ प्रवृत्ति बन गई कि आपको, देखिए ना, आपका जी प्रोफेशन जो था अपना, पढ़ाई लिखाई तो आपके अलग जॉनर में था, लेकिन जी जी। रंगमंच की तरफ आना और सिनेमा में उसमें अपना। मुझे लगता है कि इत्तेफाकन हुआ रैना जी। ये जी जैसे जी गांव में हम जब किरदार करते हैं, कोई भी किरदार गांव के ही लोग करते थे, उसमें कोई रावण बनता था, कोई उस वक्त सीता भी पुरुष ही किरदार जी हुआ जी जी करते जी थे, जी, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। और कोई शूर्पणखा, कोई कौशल्या, सीता, और एक तो वो थे वान, अब अपने हनुमान जी जो बनते थे या परशुराम जो बनते थे, ये सब गांव के लोग रहते थे। तो मैंने ये, छोटा था लेकिन महसूस ये किया कि जब ये कोई किरदार कर लेता है तो रामलीला खत्म होने के बाद भी वो उनको उन्हीं नाम से कई मरतबा पुकारा जाता है। मतलब उनको पहचानते हैं लोग, उनका लोगों की लोकप्रियता जो है वो किरदार से होती है, लेकिन व्यक्ति भी एक मशहूर सा हो जाता है। वो मेरे ख्याल में दिमाग में रहा होगा कि ये मंच पर कार्य करने से या मंच पर कोई अभिनय करने से आदमी लोकप्रिय हो जाता है। तो मेरे ख्याल में वो धीरे धीरे पनपता रहा, वो एक तरह का जिसको बोलते हैं ना, कीड़ा दिमाग में घुस गया। दूसरा, स्कूल कॉलेजेस में, खासतौर से कॉलेज में, पढ़ाई में कोई खास हम अच्छे नहीं थे, पढ़ाई कर रहे थे नॉर्मल जैसा स्टूडेंट होता है। लेकिन मैंने देखा कि अगर जैसे कॉलेज में एनुअल फंक्शन में हमने किसी नाटक को किया है या कुछ किया है, तो प्रोफेसर और में लोकप्रिय बहुत हो जाते थे। तो उससे हमारी क्या जो बात है। हमारी कमजोरी है पढ़ाई में, वो जरा उसको नजरअंदाज कर दिया जाता था। तो उससे हमें बड़ा फायदा दिया उस हिसाब से। फिर रेडियो से जुड़ गए। मेरे ख्याल में रेडियो से मैं 1967 से शायद जुड़ा हूँ, ऐसा मुझे ध्यान है, आकाशवाणी भोपाल से। तो फिर रेडियो, फिर ये चलता रहा, रेडियो चलता, रेडियो को बहुत किया मैंने, बहुत रेडियो किया। ड्रामा वॉइस भी था, युवावाणी भी मैं अनाउंसर की तरह वहां पर कैजुअल अनाउंसर हुआ करता था। तो मुझे अभी भी याद है कि वो उनका कॉन्ट्रैक्ट मिलता था और कुछ 12 या 13 रुपए पर डे मिलता था। 15 ड्रामे रुपए का भी जो थे, चेक, 15 रुपए, 15 रुपए भी हाँ हुआ हाँ, ऐसा करते थे। कुछ मिलता था जी। जी तो जी वो जी जी। हमको जब वो चेक मिलता था तो ड्यूटी ऑफिसर से पीछे सिग्नेचर अटेस्टेड करवा के वो बैंक की लाइन में लगे रहते थे हम लोग। और खैर उस वक्त खैर मैं वो तो बताऊं रहना जी, 14 रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी स्टूडेंट्स के बहुत लिए। बड़ी रकम सर, बहुत बड़ी। तो अकाउंट खोला जाता था उसके उस जी टाइम से। जी 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 जी। क्या जी, बात। अच्छा रीता ऐसा जी, आप इस अपने बचपन के दिनों को याद करें ना। वैसे तो मैंने ये देखा है कि
आपका जन्म जो है वो कहाँ हुआ है? बाहर हुआ है ना? नागपुर में हुआ क्या आपका नागपुर। जन्म? नागपुर। नागपुर। तो बंगाल, अब तो वेस्ट बंगाल से नागपुर कैसे पहुंच गई? कैसे, क्या उसके उन दिनों को याद नागपुर करिए। में मेरे पिताजी जर्नलिस्ट थे, तो नागपुर टाइम्स में काम करते थे। मैं बहुत छोटी थी। उसके बाद जब भोपाल कैपिटल बना तो वो भोपाल आ गए। नागपुर से बहुत लोग आ गए, गवर्नमेंट के सारे ऑफिसर्स वगैरह, तो जर्नलिस्ट भी आए। तो मेरे ख्याल से उसी हिसाब से मेरे पिताजी भी आए, तो फिर हम लोग सब आ गए भोपाल। बंगाल से भोपाल के वहां नहीं, नागपुर कैसे पहुंची? बंगाल से हमारा कोई सरोकार नहीं। पिताजी दादाजी के बहुत लोग रहे, क्योंकि मेरे दादाजी एजी ऑफिस में थे, उनका ट्रांसफरेबल जॉब होता था, तो कई शहरों में जाते रहते थे। तो ऐसा ही रहा, और वो जबलपुर में थे मेरे दादाजी। फिर मेरे पिताजी नागपुर चले गए, 12 एक साल रहे नागपुर में वो। तो हमारा जन्म हुआ वहां, तो फिर हम भोपाल आ गए। हम तो 58 से फिर, भोपाल में। तो मतलब इसका मतलब यह कि जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा है वो भोपाल में ही हुई है। जी हाँ, 1958 में हम आ गए थे ना। ये नया जो मध्य प्रदेश बना 1956 में, जी सर। तब रिऑर्गेनाइज हुआ तो नागपुर से कैपिटल जो है भोपाल शिफ्ट हुई। जी, जी जी मध्य जी प्रदेश जी बनने के बाद। तो इस जी तरीके जी। से बहुत से गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जो इवन जर्नलिस्ट और दूसरे जो विधाओं के, वो सारे यहाँ शिफ्ट काफी होते लोग गए। आ गए जी वहाँ। जी। भोपाल बिल्कुल फ्रेश था, पहले तो नवाबी शासन था, और उसके जी बाद जी ये इंडियन उसमें जब मर्ज हुआ, तब जाके यहाँ पर राजधानी बनी, और सारे सरकारी अफसर नागपुर से शिफ्ट हुए, फिर कुछ इंदौर से शिफ्ट हुए, लेकिन ज्यादातर जो है महाराष्ट्र से शिफ्ट हुए, क्योंकि बैतूल और ये उस तरफ का हिस्सा जो था वो सारा महाराष्ट्र की तरफ था। जी। तो रीता जी, आपका तो बांग्ला भाषा है, तो वो मतलब कैसे कंटिन्यू हुई फिर आपके? क्योंकि परिवार में तो सभी लोग क्या बोलते थे, कौन सी भाषा मुख्य रूप से बोलते थे? सब बंगला बोलते थे। हम भोपाल आए ना, तो हमें हिंदी नहीं मालूम थी, हिंदी की भाषा ही नहीं मालूम था, क्योंकि वहां मराठी होता था, और इतने छोटे थे, और बंगला ही बोलते थे। नागपुर में बंगाली बहुत है, तो जी बहुत जी जी जी। कार्यक्रम वगैरह सब होते रहते थे। और मेरे पिताजी बहुत ज्यादा एक्टिव थे थिएटर सिनेरियो में, बहुत। और बंगालियों में होता ही है, हर तीज त्योहार में कार्यक्रम होता है। नया वर्ष हुआ, सरस्वती पूजा हुई, दुर्गा पूजा हुई, मंच होता ही है, नाटक होते ही थे। तो हमारे यहाँ माहौल था बहुत ज्यादा इस चीज का। तो इस तरह से फिर भोपाल में पूरी शिक्षा दीक्षा आपकी होगी। तो फिर बाद में जो आपका रंगमंच के प्रति जो रुचि है, तो वो किस तरह से आई फिर आपको? तब तक तो वो आप हमारे घर में हमारे राजीव जी पिताजी के, हमारे राजीव जी तो तब तक आपके लिए पैदा भी नहीं हुए थे ना? हो हो भी जाते थे, तो उस उम्र में प्रेम थोड़ी हो पाता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ। तो नहीं, अच्छा देखिए, कहा जाता है ना कि वो जी, जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, लेकिन मिलती कम है, वो पता नहीं। पता नहीं कहाँ मिलती है, कैसे मिलती कहाँ है। मिलती है, जी। कैसे मिलती तो है, वो एक अलग। मतलब किस उम्र से आपने फिर रंगमंच में मतलब इसमें से रुचि? जी हाँ, वो मैंने जैसे बताया, बंगालियों में बहुत ज्यादा ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। जैसे रविंद्र जयंती हुई तो रविंद्रनाथ टैगोर के पूरी चीजें, डांस, ड्रामा, कविताएं, नाटक सब होती थी। और हमारे पिताजी बहुत अग्रणी थे इस मामले में, वो हमेशा डायरेक्ट करते थे, परफॉर्म भी करते थे। मेरी माता जी भी करती थी। तो एक एक मतलब नाटक में अगर कोई बच्चा पात्र होगा ना, तो वो अपने घर का ही बच्चे को लेंगे ना। अब हम जी जी हम जी। हम हम चौथी पास करके 5वीं में आए, अब लड़के का रोल था, तो बढ़िया पैंट शर्ट पहन के हमने लड़के का रोल किया। पहला परफॉर्मेंस मेरा तब से शुरू हुआ। क्या बात है, क्या तो बात जब है। कोई बच्चा करने को तैयार होता है और जब जरूरत होती है, तो हर कोई फिर उसी बच्चे को ही लेते हैं ना, जिनके यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, सब तैयार है घर वाले। तो बहुत एडवांस थिंकिंग के थे मेरे फादर। तो रविंद्र संगीत, अच्छा, संगीत का भी, रविंद्र संगीत का तो बहुत मतलब उसको माना जाता है, तो वो भी तो आप उसमें कुछ सुनाइए नहीं, ना थोड़ा गाना बहुत। तो नहीं नहीं, तानसेन नहीं हूँ, खानसेन हूँ।
सुन लेती हूँ, पसंद अच्छा करती अच्छा हूँ। नहीं नहीं, जी लेकिन फिर भी अच्छा गा लेती हैं आपने, मुझे मालूम बाकायदा है सर, सीखा, सीखा भी इसीलिए है, मैंने लेकिन इसीलिए मैंने थोड़ा सा इनको मतलब जी एक जी जी निवेदन किया था, आप थोड़ा बहुत सुनाइए, अच्छा लगेगा। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं सुनाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी चलेगा। आपका नहीं, आपका दायां हाथ, आपका ये ये बताइए नहीं नहीं, जी। बेकार फालतू बात करते हैं। मैं नहीं गाती हूँ, मैं बाथरूम सिंगर। सुर का ज्ञान है, समझ में आता है कोई गलत गा रहा है तो, लेकिन खुद नहीं गा। कितनी रेंज होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, रियाज होना चाहिए ना। ये सब थोड़ी नहीं है। फिल्मी आप गाने तो गाती हैं, नहीं फिल्मी गाने नहीं अच्छा, मतलब कुछ भी सुनाइए, अच्छा लगेगा। अब देखिए कुछ भी हमारे सुनाता बहुत सारे मित्र जुड़ गए हैं और उनकी फरमाइश भी आ रही है। रीता जी से कुछ हूँ। सुनवाइए। अरे वो सुना दीजिए, अभी आपने रिसेंटली जो हम लोग का नाटक हुआ। आंचल हाँ, के तुझे मैं लेके चलूं, कुछ ऐसे गगन के तले, वाह वाह जहाँ वाह। भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पड़े। ठीक है। बहुत बढ़िया। देखिए आप तो सर कह रहे थे ये गाने गा नहीं पाएंगे, ये तो मना क्यों कर रहे थे? ये बहुत बेसिक गा लेते हैं इतनी। वो जो गाने वाले होते हैं उनका रियाज होता है। वो एक अलग चीज है, लेकिन आपने सीखा भी है, अरे ऐसा कुछ कोशिश की है सीखने की, हाँ। और नहीं वो भी आते नहीं थे। जी, जब नाटक वगैरह करते थे तो उसमें क्या गीत वगैरह नहीं आप उसमें लगाते थे? गीत वगैरह उसमें नहीं आते थे नहीं, क्या? लगाते हैं लगाते हैं लगाते हैं, तो जी फिर जी। तो आप ये गाया मैंने मंच पे, ये गुनगुनाया ये वाला गीत। नहीं, ये तो फिल्मी गाना था। मैं चाहता था हाँ कि फिल्म। जो रवींद्र संगीत में कुछ थोड़ा बहुत हो जाए। नहीं रविंद्र संगीत हर कोई नहीं गा सकता। उतना नहीं आता। जी चलिए अभी तो आप अपने आप को थोड़ा सा मेंटली तैयार करिए, तब तक मैं राजीव जी से बात शुरू करता हूं। तो जी जी। राजीव जी, हम रंगमंच की बात कर रहे थे, तो मुझे ये बताइए, क्योंकि हमने अक्सर ये देखा है कि जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी ये अक्सर होता रहा है, जो वहां से पूरा अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद तुरंत मुंबई की तरफ भाग जी जाते थे। तो आपका फिल्मों की तरफ से कैसे रुझान हुआ फिर? देखिए, मैंने वैसे तो जैसा रीता जी अभी बताएंगी कि 1973 में हमारे यहाँ एक थिएटर वर्कशॉप हुई थी भोपाल में। वो अ, सरकारी डिपार्टमेंट था, एजुकेशन डिपार्टमेंट, तब कल्चर उसी के अंतर्गत आया करता था। तो एक बड़ी भारी थिएटर वर्कशॉप हुई थी जिसमें देश के शीर्षस्थ रंगकर्मी और जो मेरे गुरु भी हैं, श्री सुश्री श्री 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 बाबा कारंत, बाबकुड़ी वेंकटरमण हाँ कारंत हाँ जो हाँ, थे, वो बिल्कुल हमारे बिल्कुल। गुरु थे वर्कशॉप के। और उसमें वर्कशॉप करीब 2 महीने चली थी, और उस 2 महीने में तब रीता जी भी उसकी एक तरीके से वर्कशॉप में भाग ले रही थी, मैं भी ले रहा था। करीब 60-70 लोग थे, काफी लोग थे। वहीं से थिएटर के प्रति मेरा एक प्रेम तो था ही, लेकिन थिएटर को अच्छी तरह से समझना और उसका क्या एक पर्पस है, उसका सामाजिक सरोकार है या केवल परफॉर्म करना है, तालियां बटोरना है, वो सारा मेरे को समझ में आया धीरे धीरे। क्योंकि वो थिएटर में उस वक्त कारंत जी ने 2 प्रकार की कैटेगरी रखी थी। एक तो जो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, और दूसरा जो था एक ऑब्जर्वर की कैटेगरी थी। जी उसमें जी क्योंकि जी। भोपाल में उतना थिएटर होता नहीं था, नाटक वाटक कहीं से आ गए, एक आध किसी ने कर लिया, वो बात अलग है स्कूल कॉलेज का। लेकिन उन्होंने उस वर्कशॉप में ऑब्जर्वर में मध्य प्रदेश के शीर्षस्थ लेखक, पत्रकार और इंटेलेक्चुअल्स को भी शामिल किया था। वो भी 60-70 लोगों का था। रोज आते थे, वर्कशॉप में क्या हो रहा है देखते थे, और उसका प्रचार प्रसार भी पूरे प्रदेश में होता था। तो इस तरीके से वहां से 2 महीने हमने वर्कशॉप की। 2 उन्होंने फुल लेंथ प्ले किए, कुछ शॉर्ट प्लेस भी किए, और एक कविताओं का मंचन भी किया था। मुझे अच्छी तरह से याद है, मोहन राकेश का की कविता थी छतरियां, उसका मंचन भी उन्होंने किया था। और वो उन्होंने औपचारिक अनौपचारिक रूप से किया था हमारे कला परिषद, मध्य प्रदेश कला परिषद है उसकी छत पर, जो कोई मंच नहीं है, लेकिन उस पर किया, ताकि वो हम ये समझे कि थिएटर जो है वो केवल प्रेक्षागृह में के बंधन में नहीं रहता, वो कहीं भी कर सकते हैं थिएटर। तो ये उनका था। छोटे छोटे नाटक भी थे उसमें। एक विपिन कुमार अग्रवाल का था, कूड़े का पीपा,
और मध्य प्रदेश के एक बहुत मशहूर और बहुत ही स्मरणीय व्यंग्यकार थे शरद जोशी, उनकी एक कहानी पर किया था। बैंगन की नाव पर उन्होंने कहानी थी, व्यंग था, उसको नाट्य रूपांतरण किया था। तो इस तरीके से हम लोगों का थिएटर के जीवन शुरू हुआ और चलता रहा। ग्रुप बनते रहे, बिगड़ते रहे। इस बीच में मैं इंदौर भी शिफ्ट हो गया, वहां भी ग्रुप्स बनाए, वहां भी नाटक करते रहे, लगातार करते हैं। लगातार शाम को जो दफ्तर से वक्त मिलता था उसमें करते थे। और ये करते करते मुझे दिल्ली भेजा गया था उच्च शिक्षा के लिए, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में। वहां पर मेरे को ऑफर मिला मुझको पहला, क्योंकि उस समय नया नया दूरदर्शन शुरू हुआ था और उनका एक प्रोजेक्ट था जो शिक्षा पद्धति पर था। जी जी। तो उसमें वो चाहते थे कि केंद्रीय भूमिका जो प्रिंसिपल की थी, जो शिक्षा के उसमें कुछ सुधार लाता है, जो भी नए परिवर्तन लाता है, वो कोई ऐसा चेहरा हो जो पहचाना ना हो। मतलब चलते फिरते जो होता है कि हीरो या किसी जाने पहचाने चेहरे को नहीं, वो नया चेहरा चाहिए था। तो मेरा नाटक देखा था प्रोड्यूसर ने, उन्होंने मुझे ऑफर दिया और मैंने यही समझ कर कि ये तो थिएटर का या नाटक का एक्सटेंशन काइंड है, मैंने एक्सेप्ट किया। और वहां से फिर मेरी ये फिल्मी सफर एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि दूरदर्शन, फिर उसके बाद फिल्म, फिर दूरदर्शन, फिर वो अलग अलग बहुत सारे चैनल चलते रहे। तो इस तरीके से फिल्मों का फिर इतना ज्यादा काम हो गया रेना जी कि मुझे नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। तो नौकरी मैंने छोड़ दी और फिर पूरे वक्त यही करता रहा। ये मेरा एक तरीके से फिल्मों में एंट्री और इस प्रोफेशन को, जो पैशन था उसको प्रोफेशन बनाने की एक कथा है जी। तो इसके आगे हम बात करेंगे। फिर आखिरकार आपने फिर मुंबई क्यों छोड़ दी और भोपाल वापस आ गए, तो रीता जी से पूछना चाहूंगा। तो ये बताइए कि राजीव जी से मुलाकात कहाँ हुई? क्या इनकी आप पसंद थी या आप को ये पसंद आ गए? वो जैसे इन्होंने भी जिक्र किया ना, वर्कशॉप हुआ था जिसमें मैं भी पार्टिसिपेंट थी, तो वहीं पर हम मिले थे। वहीं हम भी थे और ये भी पार्टिसिपेंट थे। अब मिले, दोस्ती हुई, थोड़ा अब आपस की समझ, अच्छा लगना, बात करना। बहुत लोग रहते हैं ना, लेकिन कोई आकर्षण कुछ तो होता ही होगा, नहीं ऊपर वाला ही बना के लगता है। उनका सवाल ये है कि मैंने पहले शुरुआत की या आपने शुरुआत? मैंने। तो राजीव जी सही कह रही है रीता जी? अब तो पता नहीं, मेरे समय से भी शुरुआत होगी, मैंने कहा नहीं, बस यही है। मैंने बताया नहीं इनको। अच्छा, यहाँ से कहा गया वहां अनकही रह गई, तो लेकिन मुलाकात हो गई। ये डरपोक थे। ये डरपोक था मैं। अरे ऐसा ना कहिएगा, आप तो लाइव नहीं, किस मायने में डरपोक नहीं, राजीव जी किस मामले में? इतने देखिए कितने अच्छे और बड़े कलाकार आपको मिले और आपके जीवन साथी बन गए। वो मैंने बनाया। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात सही है। अच्छा अच्छा। नहीं, उस वक्त जो है, देखिए मैं बता रहा हूँ, 73 की बात है, 1973। अब तो हमारी अगले साल 50वीं शादी की सालगिरह है, फरवरी में ही। जी धन्यवाद। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो 53 साल हो गए। तो उस वक्त भोपाल जैसे शहर में लड़के लड़कियों का मिलना जुलना इतना नहीं होता था। और होता था, जी जी। हाँ, बहुत कम, रेयरली। और हम तो हमेशा वैसे स्कूल में तो कभी कभी कोएजुकेशन थी, जैसे शुरुआत में, और फिर उसके बाद तो अब हम बताएं आपको, जब कॉलेज में थे हम, मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो उस वक्त MSCT कहलाता था, वो मैनेट हो गया है, अभी नेशनल इंस्टीट्यूट हो गया है। वहां भी 65 में मेरा एडमिशन हुआ था और मैं एक ही महिला लड़की थी वहां पर, एक पहले भी थी, उसने शायद छोड़ दिया था, और वो मेरे साथ एक लड़की को एडमिशन हुआ था, उसने भी 6 महीने बाद छोड़ दिया था। तो इस तरह से मेल मुलाकात बहुत रेयरली कहीं होता होगा। हालांकि फिल्मों में तो बड़ा दिखाते हैं कि लड़का लड़की मिले और कॉलेज में इश्क हो गया, वैसा नहीं था। तो इतना मिलना जुलना नहीं था, लेकिन थिएटर एक चीज था। मैं बताऊं रेना जी, कभी हम उन दिनों में अगर हम नाटक लेते भी थे
तो ऐसा नाटक ढूंढते थे जिसमें कोई महिला पात्र ना हो। आपने भी शायद किया होगा, तब आपको याद होगा। तो इस तरीके से रहा, तो मुलाकात हुई इस तरीके से। जो कह रही है ना कि इन्होंने पहल नहीं की, डरपोक है, मैं इस मामले में बड़ा डरपोक तो होगा, लेकिन वो जाहिर नहीं करता था कि मैं मोहब्बत वहीं से शुरू हुई, मेरी भी थी, मेरी तरफ से भी। क्या बात। अब ये तो इन्होंने पहल कर दी। ये बंगाली है, बंगाली बड़े बोल्ड होते हैं, और ये तो ये तो खैर बहरहाल चलता रहा, हो गया वो जो होना था। ये मतलब पहली मुलाकात में इनका क्या अच्छा क्या लगा आपको रीता जी, इनका, राजीव जी का? ये बड़ा अंदर की बात है, कैसे बात कर रहे हैं ऐसे? बताइए बताइए, अंतरंग बातें भी करनी है। अच्छा देखिए क्या है, कोई चीज ऐसा होता है ना, सामने वाले की पर्सनालिटी अच्छी लगती है हाँ है ना। अलग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर थे वहां, वो भी एक आकर्षण होता है ना। आवाज भी अच्छी, व्यवहार बहुत अच्छा था, जो अब नहीं है ना। तो अभी मतलब मुझे लग रहा है अभी बहुत अच्छा सुधर गए होंगे ये। तो ये सब चीजें होती है जो अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है यही रहा होगा। बेसिकली आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद हिज परफॉर्मेंस। जी जो भी हम लोगों से जो एक्सरसाइजेस दिए जाते थे, तो अच्छे अलग से ही दिखते थे ये करते हुए। लेकिन उनकी मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती थी, ही हैड सॉल्ट एंड पेपर है उस वक्त। कितने 25-26 साल के रहे होंगे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था उनका। क्या बात है, क्या थी। बात है। नहीं अच्छा वो अच्छा लगता था वो। अच्छा आप बताइए रीता जी कि जब ये फिल्मों में गए और इनको इतने देखिए कितने बहुत अच्छे अच्छे रोल मिले, और आपको थोड़ा सा मन में ये आशंका तब नहीं, अब तो ये फिल्मिस्तान में चले गए तो कुछ ऐसा नहीं? जी नहीं, कभी भी नहीं लगा। देखिए मुझमें हाँ नौकरी भी कोई करता है, अगर कोई ट्रांसफर चल, जैसे आर्मी में ही होते हैं और लोग ट्रांसफर होके चले जाते हैं नॉन फैमिली स्टेशन, फैमिली स्टेज बैक ना, कांड। तो इस तरह की स्थिति थी, और मैं नौकरी करती थी, असल में मेरी सरकारी नौकरी थी, मैं टीचर थी केंद्रीय विद्यालय में। तो मेरी नौकरी थी, तो मुझे भोपाल में ही रहना था, तो इसलिए मैं भोपाल में ही थी, और ये वहां जाते थे, आते रहते थे। तो इस तरह से हाँ, अब कुछ राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मन की बात कुछ बता रहे हैं आप। ये देखिए, मैं तो बहुत रिलेक्टेंटली मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा यानी बीआरएस लिया था, जी क्योंकि मैं मेरा आर्किटेक्चर और प्लानिंग मेरा प्रोफेशन पैशन भी था। ये कॉलेज के जमाने से ही, जो जब हमने एडमिशन लिया तब से ही ये मेरा एक अलग से बहुत रुझान उसमें था, और बढ़ता गया। और फिर मैं नौकरी के वक्त जो है मुझे बहुत अच्छे अच्छे पोस्टिंग्स मिले। इंदौर में पोस्ट रहा, फिर मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भोपाल में पोस्टिंग हुई, नर्मदा वैली में पोस्टिंग हुई, एप्को में, ऐसी कई जगह में हम लोगों को भेज देते हैं डिप्रेशन पे। तो मैं बहुत मजा आ रहा था मुझे काम में, बहुत कम। और ये भी ठीक है, पैशन तो ये पैशन मेरा ये भी था, थिएटर। अब वो मजबूरन मुझे, क्योंकि काम इतना ज्यादा हो गया था फिल्मों का और टेलीविजन का, लगातार। और फिर वो नए सोप शुरू हो गए थे जिनमें वो महीने भर की कॉन्ट्रैक्ट करा लेते थे, वो साल भर का। तो इस तरीके से मुझे बड़ी उलझन हुई। तो फिर मैंने रीता जी से चर्चा करके किसी तरीके से फिर 23 साल में नौकरी कर पाया, लेकिन बहुत ज्यादा काम होने की वजह से मुझे दिक्कत होने लगी थी, छुट्टियां भी नहीं मिलती थी। और फिर वो काम भी मेरा ऐसा था जिसमें मैं कोई कोताही नहीं बरत सकता। हालांकि पब्लिक पोस्टिंग लेना मैंने बंद कर दी थी, परमिशन वगैरह होती थी, मैं प्योरली डिजाइनिंग उसमें था। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि अब 2 कश्तियों में सवार होना मुश्किल है, एक तो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। और चूंकि यहाँ पर ईश्वर के आशीर्वाद से पैसे भी अच्छे थे, काम भी ठीक था, तो फिर मैंने बड़ी मुश्किलों से मोह छोड़ा। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैं प्रैक्टिस करता रहूंगा, ये काम भी करता रहूंगा। तो इस तरीके से मैंने फिर इस्तीफा दे दिया, वीआरएस
पेंशनेबल पेंशनधारी हूँ। और रीता जी का सपोर्ट था बहुत, क्योंकि फैमिली यहीं थी, दोनों बच्चे मेरे पढ़ रहे थे, लेकिन वो भी हॉस्टल में ही थे। एक मेरा बड़ा बेटा जो कॉलेज में था और छोटा स्कूल में था, वो इंदौर में डेली कॉलेज में पढ़ता था। तो इस तरीके से हम दोनों ही थे। धीरे 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 फिर रीता जी ने भी कहा कि नहीं अब मैं नहीं करती, तो इन्होंने भी छोड़ दी। उन्होंने काफी बाद में की, तब 2002 में इन्होंने नौकरी छोड़ दी, VRS ले लिया। तो इस तरीके से हम करते रहे। बम्बई में ही थे, मकान तो ले ही लिया था, तो यहाँ भी मकान था, आना जाना चलता रहा। ट्रेवलिंग में मजा आ रहा था, काम करने में मजा आ रहा था, और क्या, यही चला जी। तो अंततः फिर आप भोपाल ही चले आए और यहाँ पर, अच्छा, जो आपने भोपाल थिएटर्स की स्थापना की है, जी जी। तो काफी हाँ, वो देख, जी हाँ, जी उसके पीछे भी एक कहानी है कि वहां जो काम था, रैना जी आपको खैर याद ही होगा कि बम्बई में एक्टर के लिए क्रिएटिव होना बहुत मुश्किल है। जिस तरह का काम मुझे उस तरह मिल रहा था, टेलीविजन में भी वही प्रथा हो गई है, वो वही काम दूसरे प्रोजेक्ट में भी मिलता है। फिल्मों में तो फादर बन गए तो फादर ही बनेंगे, थोड़ी और जी कितनी तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और कितनी तरह की वैरायटी, जिसमें सामाजिक सरोकार, जैसे कि आपने मैंने बताया था शुरू में, ये मुझे जी। बड़ा सताने लगा। तो अंततः फिर मैंने छोड़ दिया और मैं यहाँ भोपाल आया। एक प्रोजेक्ट मेरा खत्म हुआ, टेलीविजन जी टीवी पे कोई चल रहा था, फिल्में तो चल ही रही थी, कौन सा था मुझे याद नहीं, लेकिन जब बीच में ब्रेक लिया कुछ, मैंने कहा कि अभी 1 महीना भर काम नहीं करते हम लोग, भोपाल ही चलते हैं। उस समय अब यहाँ पर मैंने कहा यहीं पर है तो थोड़ा कुछ दोबारा अपना शुरू करें। तो फिर मैंने कहा नहीं यार अब छोड़ देते हैं। फिर बीच में मेरी मदर की तबीयत भी खराब थी और कोविड आ गया था, तो फाइनली मैंने कहा कि अच्छा हुआ मैं आ गया, अब यही काम करते हैं। और तब तक ये दोनों बच्चे नौकरी में लग गए थे, अपना अपना फैमिली भी हो गई थी, शादियां हो गई थी। तो मैंने कहा फुर्सत हो गई, अब करो जो तबीयत है, जो नहीं कर पाए, इतने वर्षों से छोड़ा हुआ है। भोपाल थिएटर्स जो है वो तो 1981-82 में शूट किया था हमने, जो रीता जी चला रही थी यहाँ, हमने कुछ दिन चलाया, रीता जी भी चला रही थी, और फिर वो कम काम होता था। और यहाँ आके फिर हम दोनों फिर बहुत एक्टिव हो गए, बहुत तेजी में काम करने लगे, और मुझे लगता है कि मैंने सही निर्णय लिया सही समय पर, मुझे ऐसा महसूस होता है। और तो उसके नतीजे भी मुझे मिले, हम दोनों ने खूब काम किया, दोनों ने रीता जी का बहुत सपोर्ट। आप पूरी जी तरह जी। समर्पित रहे इसके साथ, और मुझे लग रहा है कि रीता जी का उसमें बहुत योगदान रहा होगा। बिल्कुल उसमें कोई बिल्कुल, इनका शुरू से ही सपोर्ट, बल्कि वहां भी जब हम वर्कशॉप में थे तभी से मुझे ये प्रोत्साहित करती रहती थी। और नौकरी छोड़ने के लिए, भोपाल थिएटर शुरू करने के लिए, नौकरी में पहली पोस्टिंग मेरी इंदौर में हुई, और उस वक्त ये प्रथा नहीं थी कि घर से भाग के दूसरी जगह जाने में आजादी मिलती है आपको, ये नहीं था। अब ज्यादा है कि भाई घर से दूर हमें कहीं अगर मान लीजिए नौकरी मिल जाती पसंद की जगह, तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे, तो वो भी एक थी। फिर फैमिली को पूरा सब यही देख रही थी, मैं तो सही बात है। भागता रहता था इधर से उधर। नहीं, मैं रीता जी से ही जानना चाहूंगा, तो आप कैसे मैनेज कर पा रही, थिएटर भी चलाना, बच्चों की भी देखभाल करना, परिवार भी देखना, और राजीव जी को भी देखना? जी नहीं, वो तो कुछ इनका सपोर्ट पूरा रहता था, यही मुझे गाइड करते थे, ऐसा करो वैसा करो, अच्छा। अब हमेशा बोलते रहते थे। फिर हम लोगों ने होटल स्टार्ट किया अपना एक हाँ, वो खुद भी का। खुद का एक होटल। इन्होंने शुरू तो करवा दिया, वहां बैठा दिया मुझे। अच्छा फिर उसको अच्छा, आपको बिठा दिया? अच्छा, हाँ, मैं ही चलाती थी उसको। 10-12 साल नहीं चलाया उसको। नहीं, आपकी क्या भूमिका थी उसपे? जी, आपकी ये क्या मालिक भूमिका थी, थी उसमें? देखती थी ये पूरा पूरा मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट। पूरा देखती पूरा थी। मैनेजमेंट? अरे वाह, क्या जी बात है। जी। अच्छा, छोटा होटल था, एक 17 रूम का होटल था हम लोगों का, है अभी भी,
वो अब लीज पे दे दिया है उन्होंने। रीता जी एक दिन पक गई, 10-12 साल चलाने के बाद कि अब मैं नहीं, क्योंकि होटल का काम जो ऐसा है वहाँ 24 घंटे का एक मर्तबा आपका वो हो जाता है कि आपको देखना ही है, इसलिए फिर उन्होंने अब हमने उसको चलाने के लिए दे दिया किसी को लीज पे, तो चलता है। होटल सरल नाम से भोपाल में एक होटल है हम लोगों का जी। तो रीता जी, तो आप तो खैर रंगमंच के साथ सक्रिय रही हैं, अब भी हैं, तो कभी भी आपका मन नहीं किया कि सिनेमा में आप भी जाएं और आप भी राजीव जी की तरह बहुत अच्छे रोल करेंगे, बहुत अच्छा आपका सिनेमा में नाम होगा? नहीं, राजीव जी सिनेमा में पहले से नहीं आए और बाद में आए। मैं उसके पहले ही सिनेमा के माहौल को मैंने देखा हुआ था, पर कभी प्रलोभन नहीं हुआ, पता नहीं क्यों कभी भी नहीं हुआ। और मुझे थोड़ा बैकग्राउंड में ही रहना अच्छा लगता है, कहीं भी जाओ तो अपना अच्छा। बस थिएटर मुझे अच्छा लगता है। नहीं नहीं, मुझे ये बताइए, जया जी ने भी आपको प्रेरित नहीं किया कि या आपको बूस्ट किया कि आप भी आइए सिनेमा में, आप काम करिए उसमें? नहीं किया, उन्होंने दो चार बार मुझे दिए थे कुछ सीरियल, उनका प्रोडक्शन हाउस चल रहा था सरस्वती प्रोडक्शन, तो एक सीरियल था, उन्होंने, उनके जो डायरेक्टर थे बहुत मेरे पीछे पड़े थे। मैं थोड़ी संकोची टाइप की थी, फिर भी मैंने मान लिया, बहुत बहुत बोला उन्होंने, हम दोनों करने वाले थे और स्क्रिप्ट भेज दिया, सब कुछ कर दिया। फिर क्या हुआ, मेरे बच्चों का यूनिट टेस्ट आ गया, वो जो डेट्स थे, जी जी तो जी। तो मैंने कहा नहीं, ये मेरी प्रायोरिटी है, मैं बच्चों को बात है। छोड़कर तो मैं जा नहीं सकती, ये मेरा होम फर्स्ट, बाद में बाकी अपना जो भी कुछ काम करना है। तो मैंने उनको मना कर दिया, बड़े उदास भी हो गए पर मैंने नहीं किया। ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखिए कितना इन्होंने अपना सैक्रिफाइस किया है। खैर परिवार के लिए देखिए जरूरी है, परिवार को सैक्रिफाइस नहीं मान, मैं उसको सैक्रिफाइस नहीं मानती हूँ, ये मेरे दिल की बात है, मुझे प्लेजर है, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने सैक्रिफाइस किया। बहुत बढ़िया, करने के बहुत लिए तो अच्छा। कोई कर सकते हैं अपना, क्या क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं, ये करते, मुझे कभी शौक रहा ही नहीं बेसिकली कभी भी। भोपाल में बहुत अगर बढ़िया। कुछ हो रहा होगा अच्छा कुछ, तो बम्बई जाके, और मैं थोड़ी कंफर्ट जोन में रहना पसंद करती हूँ, जैसे ये क्या बात कहानियां बताते हैं कि भाई वहां ऐसा होता है, मैं नहीं। मैंने कहा हम लोग शो लेके बाहर भी जाते हैं, मैंने कहा देखिए आप अगर मुझे ले जा रहे हैं तो कंफर्ट होना चाहिए, क्या बेस्ट बात है, बहुत प्लेस पे बढ़िया। रोकना। अच्छा, अक्सर मैंने आपको देखा जब मैं आपके पास भी घर आया था, आप हमेशा, मैंने आपको बनियान स्वेटर बुनते हुए देखा है। तो ये अंतरंग, ये बताइए, पहले तो दिखाइए, क्या बात है। अच्छा, ये बताइए किसके लिए बन रहा है इस समय? अरे मैं ना जरूरतमंद बच्चों के लिए बनाती हूँ, तो बीच बीच में दूसरे लोग भी फरमाइश कर देते हैं तो उनके लिए भी बना देती हूँ, पर ज्यादातर मैं नीडी बच्चों के लिए ही बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है उनको देना, ठंड में पहनेंगे तो खुशी होती है मुझे। अच्छा, ये बताइए, आपको याद है कि राजीव जी को आपने पहला इस तरह से बना के बुन के कब उनको प्रेजेंट किया था क्या? इनको मैंने स्वेटर बना के दिया था, इतना खूबसूरत था, इनको मैंने जब भी कोई गिफ्ट दिया ना, इन्होंने हमेशा वो घुमा दिया या किसी को दे दिया, किसी को दिया मतलब? घूम सर गया। राजीव जी स्वेटर किसको घुमा दिया दिया? इन्होंने। नहीं, किसको दिया आपने? मैंने किसको, अब मेरा स्वेटर साहब मैं किसको दूंगा? वो तो एक सही बात है, इनका पहला गिफ्ट जो था वो मेरे बर्थडे पे 1974 में इन्होंने मुझे मेरी की दी थी, जो मेरी पसंदीदा किताब थी गॉडफादर। क्या बात है। हाँ जी, मारियो पुज़ो की गॉडफादर मुझे बहुत पसंद थी, और जब इन्होंने गिफ्ट मुझे दिया था उसके पहले मैं उसको 6 बार पढ़ चुका था, यानी मुझे इतनी पसंद थी वो किताब। वो मुझे मालूम नहीं था कि इन्होंने खैर फिर भी ये गिफ्ट था तो मैंने उसको, सवाल ही नहीं है, शादी के पहले की गिफ्ट तो एक अलग किस्म का उसका एक, उसमें एक उसकी खुशबू ही एक अलग होती है। है, क्या बात है, क्या तो वो बात है। फिर उसके बाद हुआ क्या कि मैंने उसको 7वीं बार पढ़ा, फिर जी। किसी ने मुझसे पढ़ने के लिए लिया और वो फिर वापस ही नहीं की, जैसे कि आम लोगों की आदत होती है किताबें पढ़ के वापस नहीं करते, वो मेरे साथ हुआ। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे एक चश्मा, गॉगल्स, वो भी पता नहीं कहाँ चल, अभी देखिए ऐसा है कि मैं थोड़ा सा नहीं नहीं इस नहीं, मामले में सर राजीव जी,
चश्मा था या गॉगल था? गॉगल था, गॉगल था। अच्छा। बहुत अच्छा है। हाँ। रेबन क्या पता नहीं यार, नाम नहीं याद है। बहुत अच्छा था। जो भी मेरा बड़े शौक से मैं मेरा पहनता पॉकेट था, जितना अलाउ करता था उसके हिसाब से मैंने इनको गिफ्ट। बड़े शौक से मैंने पहना और फिर वो कहाँ गायब हो गया मुझे आज तक नहीं पता। फिर उन्होंने मुझे एक ट्रांजिस्टर गिफ्ट किया था, वो मैं बहुत दिल्ली में सारे जब गिफ्ट पहुंचा दिए तो अपने साथ, इन्होंने। जी जी। वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया सब, वो चोरी हाँ चोरी हाँ हो गई। तो ऐसा हाँ। इसलिए ये हमेशा मुझ पर ये बात जरूर याद दिला देती है। और भी छोटी छोटी चीजें बहुत सारी कहाँ चली गई, अब वो नहीं क्या क्या बताऊं मैं। ये मेरी शिकायत जायज है ना? नहीं नहीं, ये बिल्कुल जायज है ना। आपने देखिए इतने प्रेम के साथ दे दिया, इतने अपनत्व में दे दिया, लेकिन इन्होंने कहाँ रखे, मुझे उस पर कुछ संदेह हो रहा है, इन्होंने कहाँ रखे होंगे। अच्छा राजीव जी, कभी जैसे क्या होता ना कि पति पत्नी जब बैठे होते हैं, बातों में कुछ आपस में, कभी कुछ ऐसे मौके आए हैं? नहीं सर नहीं, दिन में हाँ 10 बार ऐसे आते ऐसे मत करिए। हाँ, दिन में 10 बार आते हैं। 10 बार अच्छा आते लेकिन हैं? वो, हाँ उसके बाद होता क्या है कि पहला हुआ और फिर 5-10 मिनट बाद वो याद ही नहीं रहता कि किस बात पे हुआ। ये अच्छा, हम लोग का जी जी। तो फिर उसके उसके बाद बाद सुबह तो बिल्कुल याद नहीं रहते। उसके बाद बढ़िया अभी चाय का जैसे कप होगा, अभी आपके पास। मेरे ख्याल में अभी अभी जी। बहुत देर से नहीं हुआ है ये हाँ 1 घंटा जो आपके साथ है बातचीत, इसमें नहीं होगा, इसके हाँ बाद होगा। तो वो तो होता रहता है सर। और वो क्या है तो वो वो, जी सर जी, देखिए उसकी जिंदगी उसकी का मजा तो उसी में है, वो है जी जी, ना। मैं ये समझता हूँ कि जी पति पत्नी जो है वो एक शुरुआत तो प्रेम प्रेमिका से होती है, वाह, फिर एक गृहस्थ में जो 2 पहिए होते हैं वो होते हैं, और उसके बाद मित्रता रहनी चाहिए सर, क्या बात है, फ्रेंडशिप। क्या बात और है, बहुत फ्रेंडशिप बढ़िया। में झगड़ा होना, बातचीत होना और इस तरह के ये होना, ये आवश्यक है। मुझे लगता है कि आवश्यक है, वरना एक एक मोनोटोनी आ जाती है जिंदगी में ऐसा। तो ये हम कोई जानबूझ के नहीं करते। ये आदत में शुमार हो गया। अभी देखिए बहुत बढ़िया। थिएटर में तो इस तरह झगड़ा होता है। अब मैं क्या अच्छा बताऊं आपको, अब मैं डायरेक्टर हूं साहब, मैं अच्छा। अक्सर डायरेक्शन ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर मुझे हर किरदार में मैं खुद को देखता हूं, और ये नहीं करती डायरेक्शन। तो साहब फिर भी इनका इतना इंटरफेरेंस रहता है, कम से कम हर किरदार के लिए। तो मैं कहता हूं आप ही कर लीजिए। तो इस तरह के बहुत से हमारे होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग वही करते हैं जो करेक्ट होता है किसी भी किरदार के लिए या किसी सीन को। क्योंकि मेरी एडिट करने की बहुत बहुत ज्यादा आदत है कि कोई भी प्रोजेक्ट होगा उसमें पहले मैं एडिटिंग करूंगा, और रिहर्सल होते होते फिर मैं उसको काटता हूं, क्योंकि जिसकी जरूरत नहीं होती। ये मेरे ख्याल में ये 35-40 साल जो मैं फिल्मों और टेलीविजन में करता रहा हूं, इसका भी फर्क पड़ता है कि कौन सी चीज जो है वो जरूरी है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जिसके लिए ये टेलीविजन किया जा रहा है या फिल्म की जा रही है। तो उसका एक असर ये पड़ता है कि मेरे प्रोजेक्ट बहुत, थिएटर के जो प्रोजेक्ट है बहुत स्लिक हो जाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है, और जो पर्पसफुल भी दिखते हैं। अननेसेसरी जो एक बहुत सा राइटर्स तो लिखते हैं, राइटर्स तो ऐसा लिखते हैं क्योंकि वो क्योंकि दिखा नहीं सकते ना उसमें, तो पढ़ने के लिए तो बहुत सी चीजें लिखी जाती है, लेकिन उनको जब हम सामने दर्शक के सामने दिखाते हैं तो उसमें बहुत सी चीजें दर्शक अपने आप समझ जाते हैं कि ये हुआ होगा, तो उसके क्या लिए बात है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। और बहुत यही बढ़िया। हुआ है, लोगों ने बहुत पसंद किया है इसको। और मेरा भी यही सोचना है कि मैं एक अच्छे से कम वक्त में एक एक अच्छा प्रोजेक्ट में दिखा सकूं, और पर्पसफुल हो, जो सामाजिक सरोकार उसमें वो सामाजिक प्रॉब्लम्स को हम सुलझाए, और उसका सुलझाने के उसको दिखाए पहले, फिर सुलझाए, फिर उसका सॉल्यूशन अंततः दें हम उनको, क्या ताकि अगर रीता उनमें से कोई रीता जी ये आइडेंटिफाई करता। हाँ जी। रीता जी बताइए, इनके डायरेक्शन में आपको काम करना अच्छा लगा? हाँ, इतने लोग, काफी लोगों के साथ मैंने किया है, पर मुझे लगता है इज ए बेटर डेविल करके मैं जो नहीं बेटर मतलब, टेबल आपने सुना? मैं समझ गया। राजीव जी तो नाटकों का डायरेक्शन करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है आप इनका डायरेक्शन करते हैं शायद।
अब क्या होता है, हम जब रिहर्सल देखते हैं ना, इतने दिनों तक, इतने टाइम तक रिहर्सल होते हैं, तो हमको सब पात्र के डायलॉग याद हो जाता है। तो अगर कोई पात्र ने कोई डायलॉग मिस किया, तो मैं जब एक साइड बैठी रहती हूँ, अपना ये करती रहती हूँ, पर मुझे याद आ जाता तो मैं बोल देती हूँ वो वाला डायलॉग, तो ये नाराज हो जाते हैं। तो मैंने कहा उसको याद दिला रही, ये डायलॉग उसने मिस किया है। मतलब कोई इतना, मैं इतना टोका टाकी नहीं करती जितना ये कह रहे हैं कि नाराज होता तो आप ही कर दीजिए। तो जैसे कोई मूवमेंट इन्होंने किसी एक्टर को बताया है और वो दूसरे दिन वो भूल जाता है, तो मेरे एकदम निकल आता, नहीं वहां से आना था ना, आपको वहां बोला था। तो मैं अपने तरफ से गलत नहीं हूँ, तो उस बात पे फिर हमारी लड़ाई। वो लड़ाई इसलिए होती कि बहुत देर से नहीं हुई होती। नहीं, मैं सामने वाले एक्टर को बता रही हूँ कि नहीं वहां से बताया था तो आने के लिए आप यहाँ से क्यों आ गए, तो ये वो बीच में रुकावट हो जाती है ना, तो फिर इसीलिए डांटते हैं। क्या बात है। अच्छा तो- ये बताइए, ये थोड़ी सी अंतरंग में पूछ रहा हूँ, राजीव जी को खाने में आपको क्या लग रहा है कि जो आप इनको अच्छा बना के देते हैं, इनको खाने का क्या, उनकी पसंद क्या है? मैं इनसे नहीं, आपसे सुनना चाहता हूँ। राजीव जी से सुनना चाहती है, मुझसे? आपसे सुनना चाहता हूँ, इनको सबसे अच्छा पसंद क्या है? मैं क्या बताऊं, इनका और मेरा दोनों का खाने का टेस्ट बिल्कुल एकदम अलग अलग। नहीं, अलग क्या मतलब, क्या हो अलग क्या है? जो सभी अब खाते हुए ये भी खाते होंगे। मेरे हिसाब से वो कुछ तो भी है, और वो कुछ तो भी इनके लिए बहुत अच्छा है। लौकी की सब्जी, गिलकी की सब्जी, और हर सब्जी झोल वाली होनी चाहिए, मतलब ग्रेवी वाली होनी चाहिए। आज अगर हमने उसको ग्रेवी बनाया, ये कैसा बना, रोज खाने पर इतनी टिप्पणियां करते, तो मैंने आजकल इनके साथ खाना ही छोड़ दिया। मैं पहले खा लेती हूँ, ये बाद में खाए, बोलते रहे अपन तो पेट भर के खा लो। अच्छा, लेकिन वैसे खाने सब के तो टाइम आप इतना कहेंगे टोकते पहले हैं। इनको खाने देती हो, बाद में आप खाती हो, पहले आप ही खा नहीं लेते मैं हो। पहले खा लेती हूँ। मैं पहले खा फिर चुके निपट जाती हूँ, फिर इनको बोलने दो। जो बेचारी खाना बनाती है लड़की, इतना उसको कुछ कुछ बोलेगी, वो मेरे तरफ इशारा करके, मैं कहती चुप रहे, बोलने दो। ये हाल है, बताइए सर। सर 30 साल अब में जब हाँ बम्बई में था, तो क्या हुआ कि जी जी मैं कई मरतबा क्या वहाँ अपना शूटिंग का खाना खा खा के कई मरतबा मजा नहीं आता, खराब हो जाता, खराब लगता है, या कभी पछता नहीं है, कभी कुछ नहीं होता। तो फिर मैंने धीरे धीरे कहा कि मैं खुद ही बनाऊंगा। अच्छा, इत्तेफाक से मेरा बड़ा लड़का पहले रहा मेरे साथ, वो नौकरी करने लगा था वहां, बीता आती जाती थी, और फिर छोटा लड़का भी आने लगा। तो मैं अपनी शूटिंग के लिए, तो मैं एक मेरे स्टाइल की मैं बता रहा हूँ, ये इनसे मतलब नहीं है, मैं उसमें एक्सपेरिमेंट करके खिचड़ी बना के ले जाता था। और मेरी क्या खिचड़ी वहां सेट पे इतनी मशहूर हो गई थी, तो कभी कभी मुझे ज्यादा ले जानी पड़ती। अब क्या हुआ, जब घर आता था तो उसके मैं बच्चे के लिए भी बनाना है, उनके लिए भी बनाना है। तो फिर धीरे धीरे फिर मैं अपना सीखा तो नहीं था, लेकिन देखा था। तो एक्सपेरिमेंट करते करते मैं बनाने लगा। अब देखिए साहब, इन दिनों में इतनी आदत हो गई थी मेरी कि जब मैं, मान लीजिए किसी दिन छुट्टी है मेरी, तो छुट्टी के दिन मुझे सबसे पहले क्या याद आएगा, मुझे मॉल जाना है, सब्जी लानी है, सब्जी के साथ मसाले कौन कौन से लाने हैं, ये मतलब यही देखता रहता था। हमारे एक और मित्र थे जो कभी कभी उनके यहाँ खाने पे बुलाते थे, तो उनकी पत्नी भी ये कहती थी कि ये आउटडोर जाते हैं, प्रोडक्शन में थे, आउटडोर जाते हैं तो ये कुछ और नहीं देखते, ये मसालों की दुकान में घुस जाते हैं। तो ये तो इस तरीके से क्या हुआ, इतने साल बनाते बनाते और खाते, बल्कि मेरा बड़ा बेटा तो अभी तक याद करता है कि पापा वो वाली आलू की सब्जी बनाओ जो तो उस वक्त बनाई थी आपने। अब छोटे वाला तो पता नहीं, छोटा तो नॉन वेज है ज्यादातर, तो मैं नॉन वेज क्या लाना है, उसको किस तरीके से पकाना है, कैसे मैरिनेट करना है, ये धीरे धीरे मतलब खराब होता अच्छा होता करते करते मैं अभी वही एक्सपेक्ट मैं करता हूँ। अच्छा, उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं रैना जी, जो हमारी मदर हमारे लिए बनाया करती थी। ये हर क्या बात है, क्या बात है। इसमें देखिए किसी का वो नहीं है कि मुझे पसंद नहीं आता, लेकिन वो हर हर किसी, ये भी जाती हैं तो मदर क्या जाती हैं तो वो उनको चाहिए वो वाला जो उन्होंने उनके हाथ का खाया है, वो बंगाली जो भी होता है, चौचुड़ी या घंटो या मूड़ो, ये जो भी है। और मुझे अपने मदर का याद है ना, तो वो क्या बनाती थी, कैसा था, वो टेस्ट तो नहीं मिलता, लेकिन मैं कोशिश करता था। इसलिए कभी कभी ये जो है, अब मैं चाहता हूं यार मैं यहाँ आया हूँ वापस, तो अगर उस तरह का खाना मिले,
पका लो, आज पकाइए। अरे साहब पकाने की मैं कई बार कहता हूँ, रोज ही बोले कि कल से मैं बनाऊंगा। अरे साहब ये सुन नहीं लेते। आज ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, इतना कोई ना। अच्छा तो अच्छा रीता जी, आप कभी इनसे फरमाइश करिए ना, मुझे ये पसंद है, आप मेरे लिए बना के दे दो, ऐसा तो होता मैं तो होगा बिल्कुल ना राजीव जी। खाऊं इनके हाथ का खाना बना हुआ, पता नहीं नहीं क्या खाएंगे डाल आप? बनता है। अरे बिल्कुल, मैं तो बात ही नहीं करूंगी। सब मैं बताऊं, देखिए सब्जियां मैं अपने हिसाब से मेरे बच्चे मुझे रिपोर्ट देते थे ना। हाँ। मैं मेरी जो बहू है छोटी वाली, उसको तो मेरे हाथ का कीमा बहुत पसंद है। मैं उसके लिए बच जाता हूँ जब बम्बई, तो मैं उसको कीमा बना के खिलाता हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा थोड़ी है। आपको पसंद नहीं है तो क्या। नहीं रीता जी तो बंगाली, ये तो माछ भात तो इनको खूब पसंद होगा। भैया तो क्या करें, या गिल की लौकी खाते हैं ये। ये मैं तो खाता हूँ। मूंग की दाल, और ये सब पता नहीं अजीब अजीब खाने के भाजियां चाहिए उनको, पालक मूली और क्या क्या, मैं तो नहीं। अच्छा तो कभी कभी आप राजीव जी इनके लिए भी कुछ स्वादिष्ट भोजन बनाइए ना। अरे नहीं, इनका स्वादिष्ट बिल्कुल मेरे लिए स्वादिष्ट नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं ये तो ठीक है, ये अपना बनाती है। मुझे लगता है कि ये तो मैं बताऊं आपको, देखिए जी सर ये सबसे बड़ा मैनेजमेंट का अगर कोई गुरु होता है तो कुक होता है। जी जी आप देखिए कुक, हमारी मदर या हम इनकी मदर भी जो है या जो भी है, उनको देखिए, कुक्स को भी देखिए, उनको मालूम है कौन सी चीज, कौन सा मसाला, कौन सी जब किस, एक चुटकी दो चुटकी, उनको मेजरमेंट याद नहीं है, लेकिन उनको ये याद है कि इतना 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 डालना है इसमें, और वो उतना ही डालेगा। वो चीज जो है वो अभी तक मुझे नहीं लगता कि वो जो ट्रेंड कुक्स हैं या उनमें आ पाती है। वो मदर के ही हाथ में रहती है या स्त्रियों के हाथ में ही रहती है। तो सबसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु अगर कोई है तो हमारे देश की महिलाएं हैं। आप देखिए, सही बात, हाउस वाइफ्स हैं, ये बहुत बड़ी चीज है और उनसे सीखना चाहिए। ये जो आपका मैनेजमेंट के स्कूल है या यहाँ पर जो सिखाते हैं, इनको सीखना चाहिए कुक से। और एक्टर भी वही होता है, किस वक्त एंट्री लेनी है, कौन से डायलॉग पे क्या कहाँ से मूवमेंट देना है, कौन सा एक्सप्रेशन देना है, कौन से, ये सारी चीजें जो है हमें थिएटर में भी बिल्कुल वही चीज होती है। सिनेमा में तो ठीक है, वो शूटिंग होती है, दोबारा हो जाता है, रिपीट होता है, बट थिएटर में मैनेजमेंट का ही काम है एक तरीके से, मैं बताऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए खाने में कितना जायका है, नमक कम है, चीनी ज्यादा है, उसको तो भूल जाइए, लेकिन आपस में जीवन का जायका मधुर रहना चाहिए, मीठा रहना बिल्कुल चाहिए, सही है आपका बढ़िया कहना है, रहना बिल्कुल चाहिए। सही, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वही मतलब वही जायका जो उम्र भर आजीवन साथ में रहे। खाना तो रोज बदलता है सर, जी लेकिन बिल्कुल, आपका कहना सही है। रीता जी, आपने कहा व्यक्ति में जो आपस का परस्पर जीवन है उसमें जायका रहना चाहिए। क्यों रीता जी, बिल्कुल आपका कमेंट क्या है, बताइए ना। नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल। केमिस्ट्री इसी को कहते हैं ना, वही बिल्कुल ना, केमिस्ट्री बनी रहती है। क्या बात है। और देखिए जिनके पास, फिजिक्स जिनके कैसा भी साथ नहीं रहे, होता, लेकिन केमिस्ट्री, जी जी, जिनका नहीं होता है इस तरह का, वो बहुत अनफॉर्चुनेट लोग हैं। सही बात है, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी हाँ, बात कही। अच्छा मैं थोड़ा और सा ये तो हमारे यंग एज में हम लोग जब जो दाम्पत्य जीवन अगर हम अच्छे से निभाते हैं, ये हमारे बुढ़ापे के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। बहुत बढ़िया, जब हम बहुत अच्छी अकेले रह बात। जाते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, तो वो ही कंपेनियनशिप के लिए ही हमको शुरू के जीवन में एडजस्ट करना पड़ता है, अकोमोडेट करना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है। हर चीज अपने मन मुताबिक नहीं हो सकता है, लेकिन उसको बनाना पड़ता है। क्या तभी बात है, तो गाड़ी बहुत चलती है ना, तभी तो गाड़ी चलती है, और प्रेम से चलती है। एट द एंड ऑफ द डे आपको लगता है कि हाँ यही प्रेम है। बहुत बहुत बड़ी, बहुत अच्छी बात है राजीव जी। बहुत जी जी, आपका बिल्कुल क्या, सही है आप आपका बताइए। कहना। ये हमारे फोर्थ फेज का, जीवन के फोर्थ फेज का, जो सुखी रहने का या हंसते खेलते जाने का जो एक समय है ना, वो इस पर डिपेंड करता है कि हम आपस में अंडरस्टैंडिंग, आपस में एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को
एनकरेज करना ही एक ये खाना बनना, ये सब तो ये तो मजे की चीजें हैं। ये जिंदगी में जो आती है ना, किसका खाना कौन सा, किसका क्या, कौन सी नौकरी कहाँ पर क्या, ये सारा चीजें तो ये खेल है, जो खेल है जो ऊपर वाला देख रहा है। यही छोटी बड़ी बातें हैं जो मैं करता हूँ, छोटी बड़ी बातें। मेरा अभी 8वां हुआ है और उसमें मैं अभी छोटी छोटी कहानियां लेता हूँ, जिंदगी से जुड़ी हुई, परिवार से जुड़ी हुई, बच्चों से, बुजुर्गों से, फैमिली में जो विडोर्स हैं उनकी है, जो अकेले रह गए उनके लिए भी कहानियां हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि यही मेरे थिएटर का अब मकसद यही है। बाकी सब तो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं मैंने, कौन सा रोल नहीं किया, ये मुझे 27 साल की उम्र में 90 इयर्स के ओल्ड मैन का काम किया। किंग लियर तो हर तरह का क्या किया है मैंने, लेकिन ये हम लोगों का एक बहुत, जिसको बोलते हैं सेटिस्फाइंग समय चल रहा है। दोनों बच्चे अपने मस्त हैं, वो परिवार में मस्त है, साथ में आते हैं हम लोग, इकट्ठे मजे करते हैं। बेस्ट पीरियड ऑफ द लाइफ। हाँ, छोटे आए हुए हैं, पोती आई हुई हमारी, अभी बड़े आएंगे जुलाई में, वो उनकी फैमिली आएगी। तो इस तरीके से ये मिलना जुलना, और अभी इस वक्त जो है हम फ्री हैं, तो थिएटर जैसे ही खत्म होता है हम चले जाते हैं घूमने, बाहर चले जाते हैं, बाहर मतलब हिंदुस्तान में जी। और पढ़ना मुझे सबसे बड़ा शौक मेरा है और पढ़ता रहता हूं मैं। और पढ़ने के लिए अभी क्या होता है, कुछ समय कम मिलता है यहाँ पर, तो हम दोनों छुट्टी चले जाते हैं। पचमढ़ी हमारे यहाँ एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, बड़ा अच्छा, हम 3-4 रोज वहां, मैं पढ़ता हूँ, ये बुनती है, ये चलता रहता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। और बंबई से आके मुझे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है रेना जी, इसको मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं थिएटर में वापस अपना भोपाल में दोबारा शुरुआत नहीं करता तो ना मुझे कालिदास सम्मान मिलता मध्य प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा, क्या बात है, और ना मुझे भारत सरकार का सबसे बड़ा सम्मान नाटक में, रंगकर में संगीत नाटक एकेडमी सम्मान मिलता। तो ये सब इसी थिएटर की देन है, और मैं थिएटर को बार बार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ मेरे गुरुओं को, और बड़ा मजा आता है, सब बहुत मजा आ रहा है। और आने के बाद एक तो इनका पुराने दोस्त, पहचान वाले सब से एक तरह से समय नहीं होता था, तो किसी से मिलना जुलना नहीं होता था, रिश्तेदारों से मिलना जुलना नहीं होता था। अब ये आए हैं तो मौका ढूंढते हैं, जाके सबसे मिलते हैं। तो वो पुराने जो टाइज हैं वो अभी रिवीट होने लगे। स्कूल के फ्रेंड्स हैं, इनके स्कूल के फ्रेंड्स हैं, पुराने जो मिल गए, मिलते हैं, जाके बैठते हैं 1-2 घंटा। तो वो भी एक तरीके से अपने आप को एक व्यस्त रखने की वाली बात तो है ही, लेकिन आनंदित होने वाली बात है, पुरानी चीजों से वाबस्ता होना। क्या जीवन का सार तो यही है ना सर, क्या अंततः बस 2 ही रहते हैं आपस में, और आपस में ही मिलजुल के और एक दूसरे का सहारा बनकर आपस में ये जीवन की गाड़ी जब तक रहनी है तब तक चलाते रहना है, उसी में मजा है। तो अभी वर्तमान में आपका क्या प्रोजेक्ट है इस समय जो आप? अभी मेरा एक छोटी बड़ी बातें 8 समाप्त हुआ है और अच्छा खासा रिस्पांस मिला उसका। 4 छोटे नाटक थे, उसमें छोटी छोटी कहानियां थी, और उसमें जो कहानियां थी वो एक अलग फ्लेवर की थी। एक थी, 2 लोग मिलते हैं ट्रेन में और उनकी यात्रा शुरू होती है, दोनों के स्पाउसेस चले गए हैं, लेकिन उनकी वहां लड़ाई झगड़े के बाद या होने के बाद एक मित्रता हो जाती है, मोबाइल पर कनेक्टेड रहते हैं, और उसकी कहानी है बहुत अच्छी। और एक है मेरी कैसी हो तुम कैसी हो, जिसमें पति पत्नी यूजुअली एक दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड होते हैं, लेकिन धीरे धीरे समझ में आता है पति को कि नहीं, पत्नी जो साइलेंटली सब काम करती है वो मैं उसको कितना तवज्जो देता हूँ, कितना रिस्पॉन्ड करता हूँ, इस पर कहानी है। वो हमारे एक मित्र सुनील सक्सेना, उनकी लिखी हुई है। एक कहानी है औरतों की दुनिया। अभी तक हमेशा यही होता आया है, पंकज सुबीर हमारे भोपाल के ही राइटर है, उनकी कहानी है कि अभी तक यही होता है कि वो लोग जो सारा इल्जाम जो है घर की प्रॉपर्टीज का, फैमिली में झगड़ों का इल्जाम जो है औरतों पे देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, ये सही नहीं है। इस पर कहानी है पंकज सुबीर की। और सहयात्री एक कहानी है हमारे प्रिय एक लेखक हैं
संजय आरजू बड़ोतवी, उनकी कहानी है। और लास्ट की कहानी है ऋषा गुप्ता, जयपुर की राइटर्स हैं, जो पति पत्नी के बच्चे जब उनके साथ नहीं रहते तो उस वक्त की नोकझोंक की कहानी है। बच्चों के प्रति जो माता का प्रेम है वो हमेशा रहता है, लेकिन पति जो है वो एक्सपेक्ट करता है क्या उसे तवज्जो दी जाए, बच्चे तो सेटल हो गए। तो उस पर एक छोटी सी चोलबाजी और एक इमोशनल उसकी कहानी है। तो ये भी 4 कहानियां मैंने की। अब मेरा अगला जो है प्रोजेक्ट वो मैं ढूंढता हूँ, मेरे पास बहुत सा रखे हुए हैं, बहुत स्टॉक है। तो फिलहाल हम लोग भारत रंग महोत्सव में हमारा एक नाटक सेलेक्ट हुआ है, चौथी सिगरेट, जो घोस्ट जी राइटिंग पर है। मध्य प्रदेश के एक राइटर हैं योगेश त्रिपाठी, रीवा के रहने जी जी वाले, जी जी उनका हमारे ये परम नाटक मित्र है। है। जी 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 जी, वो उनका ये नाटक है। और अभी भारत रंग महोत्सव में हम गुजरात जा रहे हैं, सूरत में हमारा 6 फरवरी को उसका प्रदर्शन है। तो ये अभी तक मेरे सामने है, फरवरी तक का काम। उसके बाद मैं नए नाटक शुरू करूंगा और नई कहानियां शुरू करूंगा और मजे लूंगा, आनंद। और क्या मेरा मकसद ये भी है कि इन कहानियों के जरिए, इन नाटकों के जरिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ सब लोगों से कि नाटक को अवश्य देखें, पढ़ें और उसको एंजॉय करें, क्योंकि नाटक ही है जो आदमी को परिपक्व बनाता है, हमारे साहित्य से, संस्कारों से, हमारी सामाजिक परंपराओं से अवगत कराता रहता है और संवेदनशील बनाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि कोई भी प्रोफेशन का हो, जरूरी नहीं है कि परफॉर्म करके स्टेज पर तालियां बटोरे, लेकिन किसी भी प्रोफेशन का हो, वो नाटक और साहित्य से, कलाओं से हमेशा वाबस्ता रहे, देखे, अच्छा दर्शक बने, श्रोता बने और अच्छा एक तरीके से उन कहानियों से अपने आप में कुछ ग्रहण करना हो, अच्छा या बुरा, तो उससे वाबस्ता रहे। तो हमारा समाज, हमारा देश जो है वो जरूर एक परिपक्व और एक साफ सुथरा देश बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या बात है, क्या बात है। रीता जी, आपके क्लोजिंग कमेंट चाहिए। आप जी, इन्हीं की बातों का एक्सटेंशन है कि जो हम लोग नाटक करते हैं, कलाकार है, अब जब हम नाटक करते हैं तो मंच पर हमें डर नहीं रहता है, एक स्टेज फियर जिसको बोलते हैं। तो जैसे हर क्षेत्र में लोगों को बोलने में एक हिचक होती है, शब्द नहीं मिलते, तो वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि क्या आप बात है। कहीं भी कभी भी आपको कुछ जी। बोलना हो, आप बेझिझक बेधड़क बोल अपनी सकते बात हैं, कह सकते अपनी बात को कह सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस, वो स्मार्टनेस दिखती है। तो ये थिएटर सिखाता है कि कैसे हम इस चीज को कर सके। और ये हम लोगों ने देखा है, जितने नए लोगों को ले रहे हैं उनमें इतना चेंज आ गया है। तो जैसे कि राजीव जी हमेशा बोलते कि हर क्षेत्र में, चाहे कोई भी काम, जहां भी नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर ये इनमें थोड़ा बहुत भी अगर थिएटर का थोड़ा भी एक अंश आया है तो वो दिखता है, अलग अलग कॉन्फिडेंस दिखता है। हाउ टू फेस द माइक, हाउ टू फेस द पब्लिक, एकदम क्या वो बात है। है। तो हर व्यक्ति को थोड़ा देख के भी सीखे और करके भी सीखे, थोड़ा बहुत जहां भी मौका मिले तो। अभी मेरी ये वर्कशॉप थी जिसमें 4 नाटक मैंने किए। इसमें 75 साल से लेके 8 साल तक के लोगों ने, नए थे, फ्रेश, उन्होंने भाग लिया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत चेंज आ गया, बहुत चेंजेस आ गए उनमें। रिहर्सल्स के उसमें ना दौरान। अच्छा तो सर, यही मेरा हमने मेरा एक निवेदन है कि इस तरह के जो आप छोटे छोटे नाटक करते हैं, तो आपको क्या उनका वीडियो भी बनवाते हैं जो जी बिल्कुल। हाँ, यूट्यूब में डालते हैं हम लोग, भोपाल थिएटर्स के नाम से। जी जी बहुत बढ़िया, क्योंकि जब उसका वीडियो आ जाएगा, उस नाटक का लोग देखेंगे वीडियो के माध्यम से, तो जो मैसेज आप समाज को, व्यक्ति को देना चाहते हैं, उनके पास पहुंच जाएगा। ये बहुत अच्छा जी जी जी। ये आपका कार्य है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं। और अब देखिए, कल का एक दिन रह गया, सब लोग अब इस समय अब खुशियां मना रहे हैं, अब नया जी साल जी जी। गया ना। दो मतलब ये भी सोचना है ना, 2025 गया, उसका भी थोड़ा सा उसके बारे में भी सोचना कि हमने क्या जी खोया, क्या पाया। और उसको देखने के बाद, उसको महसूस करने के बाद 2026 की हमें कुछ ठोस योजना बनानी है कि हमारा जीवन और सार्थक रहे और आगे आगे बहुत अच्छे जी कार्य जी। होते रहें।
मैं आप दोनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपने समय निकाला और बहुत बहुत आप धन्यवाद मेरे बहुत साथ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपको और पूरे श्रोताओं को, दर्शकों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हाँ, और बधाइयां। नया वर्ष और अच्छा, हमें नई आशाएं जो हमारी है, हमारी जो मनोकामनाएं हैं जो रह गई हैं अधूरी, वो पूरी हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं सभी लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको भी आने वाले नए नए वर्ष का बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। प्रणाम करता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, अपनों से अपनी की बातें, वाह वाह वाह। अभी हम इस पर बहुत विस्तार से चर्चा कर रहे थे। भोपाल से हमारे साथ जुड़े थे सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और सिनेमा के कलाकार श्री राजीव वर्मा और उनकी धर्मपत्नी सुश्री रीता वर्मा जी। मित्र हमारे साथ जुड़े रहे लगातार हमारे साथ, उनका भी मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। वे भी हमारे साथ जुड़ गए और इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने अपना वो योगदान दे दिया, क्योंकि हमारे साथ वे लगातार इस समय उपस्थित रहे, जुड़े रहे। मैं उनको भी अब आने वाले वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं दे रहा हूं। अब मुझे आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अनुमति दीजिए। मैं नमस्कार करता हूं।